नमस्कारम, करें स्वीकार संजय पाल शोरान का। आज हम बात करेंगे स्कूल व्याख्याता 2023 के लिए जो आपका करंट अफेयर का पाठ्यक्रम है, जिससे सामान्यतः 10-12 सवाल पूछे जाते हैं। पहले 10 पूछे जाते थे, लेकिन 2022 में जो परीक्षाएं हुई, उन 2022 की परीक्षाओं को यदि आप देखें तो 2022 की परीक्षा में जो अक्टूबर माह में हुई थी, उसमें 12-13 सवाल तक इसमें शामिल हो गए। यदि हम जनगणना के सवालों को भी इसमें शामिल कर लेते हैं तो पुराने पेपर के जो सवाल हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं थोड़ा सा देख रहा था विद्यार्थियों की रिस्पॉन्स को। विद्यार्थी ये तत्काल चाहते हैं कि गुरुजी थे तो सीधा टॉपिक पढ़ाना शुरू कर दो। नए विद्यार्थी की ये समझ है कि पाठ्यक्रम को बहुत अच्छे से गहराई से समझा जाए, और विद्यार्थी इस बात को लेकर भी नीरस होते हैं कि पुराने जो प्रश्न पत्र हुए हैं आरपीएससी स्कूल व्याख्याता परीक्षा के, उन प्रश्न पत्रों में किस टॉपिक से, किस विषय से, किस तरह के सवाल पूछे गए, मैं उनके प्रति अपनी समझ विकसित करूं, और अब क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, मैं इसके लिए अपनी समझ बनाने के लिए प्रयास करूं। विद्यार्थियों को सीधा लगता गुरुजी ना थे तो स्कूल मैनेजमेंट पढ़ानी शुरू कर दो। अब स्कूल मैनेजमेंट के 3 वीडियो अपलोड हो गए हैं, जिसमें हमने पाठ्यक्रम और पुराने प्रश्न पत्रों की व्याख्या करी है। चौथा वीडियो शनिवार को शाम को 5 बजे अपलोड होगा। तो लेकिन विद्यार्थी के गुरुजी ना थे तो सीधा टॉपिक पढ़ाना शुरू कर दो। तो प्लीज ये विनम्र आग्रह है आपका कि आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आरपीएससी स्कूल व्याख्याता परीक्षा की, उस परीक्षा से संबंधित, उस टॉपिक से संबंधित कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं, इनको घोटकर पीना है। आई रिपीट, जो पुराने प्रश्न पत्र हैं उनको घोटकर पीना है, जिससे जब आप घोट के पियोगे ना तो एक समझ बाहर आएगी कि हाँ वो सवाल पूछो, अच्छा इया पूछो। मैं एक शिक्षक होने के नाते आपको उसमें कुछ सहयोग कर रहा हूं, तो प्लीज पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र टॉपिक वाइज आप कंठस्थ करने की कोशिश कीजिए। अब यहां हम जो ले रहे हैं सवाल, वो ये 3 परीक्षाएं तो हैं ही, 3 जनवरी 2020, 6 जनवरी 2020, 9 जनवरी 2020, ये परीक्षाएं हैं 2020 वाली। अब थे कैसे गुरुजी परीक्षा तो 2022 की भी होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा वाक्य लगता है मुझे कबीरदास जी का, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, आने वाले वीडियो में हम इससे आगे जो परीक्षाएं हुई हैं उनकी बात करेंगे, 2022 में जो परीक्षाएं हुई उनकी भी बात करेंगे, लेकिन यहां हम करंट की बात कर रहे हैं। ये जो पाठ्यक्रम है ये आपका है 2022 की परीक्षा का। अब कुछ विद्यार्थियों की ये भी जिज्ञासा होगी, गुरुजी पाठ्यक्रम बदल सी के मैं पढ़ाई पाठ्यक्रम को नयो आ जाए 90 के बाद में शुरू कर। अरे भैया, हो सकता है 10-5% पाठ्यक्रम बदल जाए, क्या बदलेगा किसी को पता नहीं है। तो पुराने पाठ्यक्रम को ही आप आधार बनाकर तैयारी को शुरू कीजिए, प्लीज तैयारी को शुरू कीजिए। अनुमान है कि 8 से लेकर 10,000 पदों की बड़ी भर्ती स्कूल व्याख्याता की आने वाले समय में आ सकती है। गुरुजी इम माके राजनीति विज्ञान का कितना पोस्ट हो सी, गुरुजी वैकेंसी तो आगी, अब परीक्षा करना हो सी। जिन बातों पर आपका नियंत्रण नहीं है, ये बात मैं बार बार कहूंगा, जिन बातों पर आपका नियंत्रण नहीं है कि पोस्ट 8,000 आसिक, 9,000 आसिक, 10,000 आसिक, थाको नियंत्रण कौन है, थाके सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट आसी, थाको नियंत्रण कौन है, ई की परीक्षा करना होसी, थाको नियंत्रण कोनी। थाको केवल और केवल थाकी मेहनत पर, थाकी तैयारी पर, थाकी पढ़ाई पर नियंत्रण है। बी पर फोकस करो। हाँ गुरुजी 5,000 पोस्ट आवे, 8,000 आवे, 10,000 आवे, मैं जमर तैयारी करा, मैं एक पोस्ट लेशा। ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए, परीक्षा के प्रति दृष्टिकोण होना चाहिए। अब ये 2022 का पाठ्यक्रम है, इसमें स्पष्ट उल्लेख है
सेंसस ऑफ इंडिया एंड राजस्थान, अर्थात भारत और राजस्थान की जनगणना 2011। अब कुछ विद्यार्थियों का सवाल होगा, गुरुजी 2021 का भी कुछ डेटा आने लग गया, तो 2021 जनगणना याद करा 11 करा, तो भैया एक बार इसको छोड़ दो, हो सकता है पाठ्यक्रम में 2021 आ जाए। केवल इस टॉपिक को आप छोड़ सकते हो, बाकी ये सारे बहुत सारे प्रोग्राम हैं, प्रोग्राम, स्पेस प्रोग्राम, डिफेंस के प्रोग्राम, पुस्तकें, खेल खिलाड़ी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पाठ्यक्रम में इनका सबका स्पष्ट उल्लेख है। अब कौन कौन से सवाल पूछे गए यहां हम आपके लिए उत्तर भी साथ में ही हैं। आपको ये समझ बनानी है कि ये सवाल पाठ्यक्रम के अमुक हिस्से से पूछा गया है और पूछे जाने के पीछे कोई लॉजिक है। जनगणना 2011 कौन सा जनगणना सर्वेक्षण था? सीधा जवाब है कि साहब इससे पहले कितनी जनगणना हो गई। अब आपके पाठ्यक्रम में जनगणना है, राजस्थान भी है, भारत भी है, तो आप जनगणना में 50-100 टॉपिक पॉइंट याद कर लेते हो, लेकिन क्या ये याद है कि 2011 की जनगणना कौन से क्रम की जनगणना थी? 15वीं। अब कौन सी होगी? 16वीं 2021 वाली। राजस्थान में मुख्यमंत्री के महिला सशक्तिकरण हेतु 7 सूत्री कार्यक्रम में क्या शामिल नहीं है? बहुत बड़ी योजना थी ये। वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री के रूप में थी तब भी ये संचालित थी, वर्तमान में भी संचालित है। स्कूल व्याख्याता में कम से कम 3 बार ये सवाल पूछा गया है। आरएस की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है और आरएस की मुख्य परीक्षा में भी पूछा गया है। जो आरएस की मुख्य परीक्षा हुई है, इसका मतलब है सीधे से 7 कार्यक्रम हैं, वो आपको याद करने हैं। ये वो सॉफ्ट कहेंगे ना, सॉफ्ट कॉर्नर, ये सॉफ्ट नहीं, मैं ये कहूंगा कि सॉफ्ट टारगेट है, कॉर्नर नहीं है, ये सॉफ्ट टारगेट है। अब महिला सशक्तिकरण के 7 सूत्री कार्यक्रम है, सीधे से याद कर लो। अब इसमें कौन सा है? तलाक के लिए जो परामर्श देने का काम है वो इस 7 सूत्री कामों में नहीं है। ये महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पाठ्यक्रम को देखो, उसमें स्पष्ट उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम के 50 पाउंड के नोट पर किस भारतीय वैज्ञानिक की तस्वीर छापने की सिफारिश की गई है? अब ये वैसे तो करंट का सवाल है, लेकिन आपके जो पाठ्यक्रम है उसमें रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जो डिफेंस के क्षेत्र में प्रोग्राम हो रहे हैं, स्पेस के क्षेत्र में जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, इसरो जो कर रहा है, वो सब शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं ये वहां से लिंक हुआ है। एक बहुत बड़ी भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि साहब 50 का जो पाउंड है, 50 पाउंड का जो नोट है, यूके यूनाइटेड किंगडम, उस पर किसी वैज्ञानिक की तस्वीर है। सही जवाब है जगदीश चंद्र बोस। इसका मतलब है बहुत कुछ यूनिक हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, या भारत की किसी कला को, भारत के किसी व्यक्तित्व को, या भारत के इतिहास की कोई घटना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको एडमायर किया जा रहा है, अप्रिशिएट किया जा रहा है, उसको अंडरलाइन किया जा रहा है, तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है यदि वो आपके पाठ्यक्रम के किसी हिस्से से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंक है। कल्पना लाजमी द्वारा निर्देशित नहीं है। अब कल्पना लाजमी की डेथ हुई थी उस समय, इसलिए अखबारों में बकायदा आया कि कौन कौन से डायरेक्शन में उनकी फिल्में बनी थी। जो एक नज़र है, वो एक नज़र जो है वो कल्पना लाजमी द्वारा डायरेक्टेड मूवी नहीं थी। और रुदाली, दरमिया और दमन, बहुत प्रसिद्ध फिल्म रही है दमन, तो वो सभी कल्पना लाजमी द्वारा निर्देशित थी। इसका मतलब है कोई फेमस डायरेक्टर, अभिनेता, अभी सलीम दुरानी साहब का निधन हुआ है, जो अर्जुन अवार्डी थे, राजस्थान के क्रिकेटर रहे हैं, उनकी डेथ हुई है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है आगामी परीक्षाओं के लिए। ये एक समझ बनाइए। और कुछ विद्यार्थियों को हो सकता है कि मेरे इस वीडियो में वो रुचि नहीं लगे, तो देखिए, आप रुचि ढूंढने की बजाय एक साइंटिफिक तरीके से पढ़ने की पद्धति को विकसित करना चाहते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो मनोरंजक हो, जरूरी नहीं है कि उसमें आपको मजा आए, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि तर्कपूर्ण तरीके से आपको ये समझा पाऊं कि ये सवाल पूछा गया तो इसका बेस क्या था, अब क्या पूछा जा सकता है। बहुत बड़ा डिसीजन था ये जो अगला सवाल है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ बैठी थी जिसमें 1 से अधिक जज थे।
आधार जो कार्ड है उस पर बहुत बड़ा निर्णय हुआ था सितंबर 2018 में, क्योंकि ये पेपर जो है 2018 में बन गया था। फिर परीक्षा जो है वो पोस्टपोन होती गई और परीक्षा जो है वो 2020 के जनवरी माह में हुई थी। अब आधार योजना और अधिनियम, इसके संबंध में उच्चतम न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने निम्नलिखित न्यायाधीशों में से किसने बहुमत के निर्णय के से असहमति दी। इसका मतलब है जहां ये आधार योजना और अधिनियम से संबंधित संविधान पीठ बैठी, 5 सर्वोच्च न्यायालय के उसमें न्यायाधीश थे। 4 न्यायाधीशों ने एक बात कही, लेकिन 5वां जो न्यायाधीश था उसने निर्णय से असहमति व्यक्त की। और लोकतंत्र में असहमति या आलोचना के लिए भी स्थान होना ही चाहिए, तभी वो लोकतंत्र है। और वो व्यक्ति था न्यायमूर्ति V.Y. चंद्रचूड़। और यही वर्तमान में भारत की सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। बहुत टेक्नो फ्रेंडली न्यायाधीश हैं, अर्थात न्यायपालिका में और किस प्रकार से तकनीक की सहायता लेते हुए बेहतरीन तरीके से कार्य किया जा सकता है। ये चंद्रचूड़ साहब जो हैं, इनके पिताजी भी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। ये वर्तमान में न्यायाधीश हैं और यही जो हैं वो असहमति व्यक्त करने वाले व्यक्ति थे। भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण में हालिया उत्खनन में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर 2000 BCE, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट एरा, अर्थात ईसा से 2000 पूर्व समाधियां खोजी गई हैं। अब ये बहुत हिस्टोरिकल एक पड़ाव था, हिस्टोरिकल ये घटना है। 2000 ईस्वी पूर्व की बात हो रही है। इसका मतलब है आज से लगभग 4023 साल पहले का कोई स्थान जहां पर समाधियां खोजी गई हैं। और सही जवाब है सनोली। इसका मतलब है यहां से आपको ये सीखना चाहिए कि यदि यहां ये जो कालखंड है ये लगभग हड़प्पा सभ्यता के आसपास का होता है, में परवर्ती हड़प्पा आ जाता है। कोई भी बड़ी खोज हुई है और वो समाचार पत्रों में उसका नाम आया है बार बार, तो वो भी आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब ये चर्चित स्थान जो आपके पाठ्यक्रम में है ना, फेमस प्लेसेस, वहां ये आएगा, क्योंकि ये सनोली जो है ये चर्चित स्थान है। कहां है? उत्तर प्रदेश में। आपके पाठ्यक्रम में स्पष्ट लिखा है, पुस्तक ऑथर राइटर साफ है, इसका जयराम रमेश हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। अब ये जो सवाल है ये मुझे समझ में नहीं आया। हो सकता है कि उत्तरी सेंटिनल द्वीप पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो डेवलपमेंट हुआ हो, इस कारण से ये चर्चित स्थान के रूप में पूछा गया है। और ये कोई ज्योग्राफी का सवाल नहीं है, ये जीके में पूछा है, करंट में पूछा है। और ये बंगाल की खाड़ी का द्वीप है। निश्चित रूप से मुझे ध्यान में नहीं है कि 2018 में इससे संबंधित क्या डेवलपमेंट हुआ था, लेकिन कुछ ना कुछ यहां घटना बड़ी घटी थी, तभी ये करंट में चर्चित स्थान पाठ्यक्रम को लिंक करते हुए पूछा गया है। अब ये देखो आ गया सीधा, विराट कोहली जो है उन्होंने 10,000 रन बनाए थे और इस 10,000 रन बनाने से संबंधित 2 कथन दिए गए हैं। और वो पूछा है कि, और बहुत गहरे में जाके पूछा है, करंट में आप देखिए 1 या 2 सवाल ऐसे पूछे जाते हैं जो बहुत गहरे पूछे जाते हैं। जैसे अभी 2022 में अवनी लखेरा का एक सवाल पूछा था कि उसने ये मेडल जीता तो कितने पॉइंट बनाए। तो आप 1 या 2 सवाल जो बहुत गहरे में पूछे गए हैं उसको आधार बनाकर तैयारी नहीं करें। जो लगभग 9-10 सवाल बाकी पूछे गए हैं उनके पूछने का ट्रेंड क्या है, उनके सरलता या कठिनाई का स्तर क्या है, उसको आधार बनाकर तैयारी कीजिए। 1 या 2 सवाल तो कुछ भी कर लोगे तो भी ये संभावना तो है ही ना कि वो आपके दायरे से बाहर हो, वो आपको नहीं आए। ठीक है, केवल ये सही था साहब। इसका मतलब है 210 एक दिवसीय पारियां नहीं थी, या तो इससे कम रही होंगी या ज्यादा रही होंगी। यहां पुणे खेल का आया है, पुरुष हॉकी की 5वीं एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2019 का आयोजन कहां हुआ? ये चर्चित स्थान है और ये चर्चित स्थान खेल से संबंधित है। आयोजन हुआ था मस्कट में।
जनगणना 2011 पुनः आ गई। साफ सीधा सा सरल सा सवाल, राजस्थान की साक्षरता दर 66.11%। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 18 अगस्त से 20 अगस्त 2018 तक आयोजित हुआ। ये किस देश में आयोजित हुआ? मॉरिशस, जहां भारतीय मूल के बहुत सारे लोग रहते हैं। राजस्थान देखो पुनः आ गया ना। महिला सशक्तिकरण हेतु मुख्यमंत्री के 7 सूत्री कार्यक्रम। अब यहां पर इन्होंने इस प्रकार से दे दिया। वहां चौथा विकल्प था कि तलाक के लिए परामर्श देना। सवाल वही है, महिला सशक्तिकरण हेतु मुख्यमंत्री का 7 सूत्री कार्यक्रम। यहां आपको 4 विकल्प दे दिए, कौन सा सही है कौन सा नहीं है वो देखना है। अगला, इसमें चारों ही है साहब। इसका मतलब शिशु मृत्यु दर में कमी करना, जनसंख्या को स्थिर करना, बाल विवाह की रोकथाम करना, छात्राओं का स्कूल में कम से कम कक्षा 10 तक ठहराव हो, वो कक्षा 10 तक अपनी पढ़ाई पूरी कर पाए। ये चारों ही हैं। अगला, ये 3 सितंबर का है। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये ज़्यादा घटनाएं 2018 की हैं और 2018 में भी जुलाई अगस्त सितंबर यहाँ की घटनाएं ज़्यादा हैं, क्योंकि ये जो परीक्षा तय थी, सबसे पहले ये परीक्षा होनी थी, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है दिसंबर 2018 में ये सबसे पहले परीक्षा होनी तय हुई थी और उसके बाद फिर डेट बढ़ती गई और ये अल्टीमेटली जो परीक्षा हुई वो जनवरी 2020 में हुई थी। 3 जनवरी, 6 जनवरी और 9 जनवरी को जीके के पेपर हुए। ये इसका सही जवाब है। अब देखिए, ये क्वेश्चन पूछ लिया आपने। अब यहाँ साफ पूछा है कि साहब ये चैंपियनशिप हुई 10 मीटर राइफल स्पर्धा में। अब देखिए, ये 10 मीटर राइफल स्पर्धा है, ये खेल है। चौथे और दूसरे स्थान पर रही अपूर्वी चंदेल, एक अन्य भारतीय निशानेबाजी की पहली समूह बनी जिन्होंने 2000 ओलंपिक खेलों के लिए कोटा स्थान प्राप्त किया। अर्थात 2020 का जो ओलंपिक खेल जो सच में 2021 में हुआ, उसके लिए कोटा प्राप्त किया था, टिकट कटवाई थी कि हाँ मैं ओलंपिक में खेलने के लिए एलिजिबल हो गई हूँ, तो ये अंजुमन मौदगिल है। इसका मतलब है कि ओलंपिक खेल होने हैं। ओलंपिक के लिए राजस्थान से कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ? एशियाड होते हैं, एशियाड में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? राष्ट्रमंडल खेल होते हैं, उसमें से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? यदि उन्होंने में से किसी ने कोई गोल्ड मेडल जीता है या फिर चौथे 5वें स्थान पे भी रहा है, कोई भी मेडल जीता है, चौथे 5वें स्थान पे भी रहा है, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। कितने सदस्यों की टीम थी, ये महत्वपूर्ण है। किस जो खिलाड़ी है वो किस खेल से संबंधित है। ओलंपिक में राजस्थान का कोई खिलाड़ी भाग ले रहा है, इसका मतलब है वो खेल और वो खिलाड़ी किस खेल को रिप्रेजेंट करता है वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे पैरा ओलंपिक, अवनी लखेरा ने बहुत एक से अधिक मेडल जीतने वाली पैरा ओलंपिक खेल में पहली भारतीय खिलाड़ी राजस्थान की खिलाड़ी बनी है। उससे पहले देवेंद्र झाझड़िया हैं जो भाला फेंक में हैं। तो प्राइज यदि नहीं भी जीता हो, फिर भी उस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, ये आपको बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस वीडियो में आप कहोगे सर सवाल है, उत्तर सामने है, तो हम इससे क्या सीख रहे हैं? इससे आप वो स्किल सीखने की मैं आपको कोशिश करवा रहा हूं। नहीं तो करंट वो अथाह महासागर है कि आप उसमें डूब जाएंगे और काम की चीजें हाथ नहीं लगेंगी। मेरी कोशिश ये है, और करंट फर्स्ट ग्रेड में करंट एजुकेशन मैनेजमेंट, ये 2 सबसे सॉफ्ट टारगेट हैं जिनको आप बहुत अच्छे से तैयार करके बहुत अच्छा परफॉर्म कर ले सकते हो। पॉलिटिकल साइंस में कुछ चीज़ें बहुत ऊटपटांग पूछ ली जाती हैं। मैथ रीजनिंग बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए कठिन होता है। इंग्लिश बहुत सारे विद्यार्थियों को परेशानी करता है। हिंदी सब लगभग बराबर परफॉर्म करते हैं। इतिहास में भी कुछ सवाल जो है बहुत गहरे पूछ लिए जाते हैं। लेकिन यदि आप साइंटिफिक तरीके से करंट को पढ़ते हैं, एजुकेशन मैनेजमेंट को पढ़ते हैं या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं फर्स्ट ग्रेड के जीके में, तो उसमें आप बेहतरीन परफॉर्म करने की स्थिति में होंगे। और मेरी ये कोशिश है कि आप में एक समझ विकसित हो कि हाँ इस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं, अब ये पूछा जा सकता है, अब ये पूछा जा सकता है, अब ये पूछा जा सकता है। और धैर्य तो साहब आपको रखना पड़ेगा। आप ये चाहते हो कि नहीं साहब गुरुजी मान तो करंट की क्लास से करा दो, पुराने सवालों थे माने क्यों में जो है टाइम लगा रहे हो, तो प्लीज इस थोड़ी सी समझ को बदलिए। कुछ ये सवाल है आगे कि 2022 तक, यह बात हो रही है 2018 में कि हम 2022 तक अंतरिक्ष में एक मानव युक्त मिशन भेजेंगे, उसका क्या नाम होगा? अब ये इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसका करंट डेवलपमेंट है और गगनयान की बात हो रही थी उस समय।
2018 में किस महीने को पोषण का महीना, मंथ ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण का महीना घोषित किया गया था? ये आपके सितंबर का महीना। सितंबर के महीने में कौन कौन से दिवस आते हैं? 14 सितंबर, 5 सितंबर, बताएं कमेंट बॉक्स में। भारतीय रेलवे ने 2018 के स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान के रेलवे स्टेशन में से एक को ए श्रेणी में सबसे साफ स्टेशन घोषित किया गया था। वो कौन सा था? ये साहब मारवाड़ का स्टेशन। यहां देखो पुनः अगस्त की बात, ज्यादा जो सवाल पूछे गए हैं वो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के पूछे गए हैं। स्पाइस जेट द्वारा भारत की सबसे पहली बायोजेट फ्यूल द्वारा संचालित टेस्ट उड़ान किन 2 स्थानों के मध्य भरी गई थी? ये चर्चित स्थान के रूप में हम देख सकते हैं, ये था देहरादून और दिल्ली। देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड में है, दिल्ली है ही। लेकिन ये बायोजेट फ्यूल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, सीधा पूछा है, लेखिका है, उपन्यास दुखम सुखम, 2017 का व्यास सम्मान। अब 17 का व्यास सम्मान मिला है, इसका मतलब है 2018 में मिला है, और प्रसिद्ध लेखिका ममता कालिया को मिला है। विश्व के पहले, अब देखो पहला है ना, कोई चीज फर्स्ट बार हो रही है, कोई चीज बिगेस्ट है, यूनिक है, वहां से सवाल बनते हैं। पहला थर्मल बैटरी प्लांट का भारत में 6 अगस्त 2018 को उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया साहब? अमरावती, आंध्र प्रदेश में। ये हमारी जो क्लास है शैक्षिक प्रबंधन की कक्षा नंबर 4 है, जो शनिवार को अपलोड होगी शाम को 5 बजे। इससे पहले 3 कक्षाएं अपलोड हो चुकी हैं। बहुत अच्छे से इन कक्षाओं को देखिए। कक्षाओं को 2-3 बार देखोगे तो धीरे धीरे आप में ये समझ विकसित होने लगेगी कि किस प्रकार के सवाल आरपीएससी ने स्कूल व्याख्याता में शैक्षिक प्रबंधन में पूछे हैं, किस प्रकार के सवाल आपके करंट में पूछे हैं, और आपकी सकारात्मक प्रतिक्रिया रही तो जो बाकी विषय हैं उनसे संबंधित भी सवाल हम टॉपिक वाइज आपके लिए लेकर आने की कोशिश करेंगे। अगला, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान बहुत महत्वपूर्ण अभियान था। इसमें पूछा था कि इसके उद्देश्य क्या हैं। अब राजस्थान की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे वो सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं हों या अन्य कल्याणकारी योजनाएं हों, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। उनके उद्देश्य, वो परियोजना कब शुरू हुई, उसके लिए कितना बजट आवंटित किया गया है, योजना कहाँ से शुरू हुई, योजना के लिए जो लक्षित समूह है वो कौन कौन से हैं। अब ये जो तीनों है ना, ये तीनों ही इसमें थे। प्रधानमंत्री आवास योजना, अब आवास के लिए महत्वपूर्ण योजना केंद्र सरकार की है, क्योंकि स्कूल व्याख्याता के पाठ्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकार दोनों की योजनाएं आपको पढ़नी हैं। 31 मार्च 2019 तक कितने मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में सही जवाब है 1 करोड़। ये बात पुरानी है क्योंकि 2018 में ये सवाल बन गया था, पूछा 20 में गया है। अब राजस्थान ILD कौशल विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? सीधा जवाब है जयपुर में। और इस बार का जो बजट है ना, उस बजट में इस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या किया गया है? कमेंट में बताएं। और जो हमारी सुजस टेस्ट सीरीज है, जिसमें हम सुजस मासिक पत्रिका को शामिल करते हैं, राजस्थान के आर्थिक बजट से लगभग 100 सवाल, 125 सवाल बन चुके हैं, अपलोड हो जाएंगे। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा से सवाल बन रहे हैं, राजस्थान ई बुलेटिन से हम सवाल बना रहे हैं। उसमें ये सवाल शामिल किया है कि राजस्थान ILD कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या किया गया है? कमेंट बॉक्स में बताएं। यह है कुसुम योजना। अब कुसुम योजना केंद्र सरकार की योजना थी, अब संघीय बजट में घोषणा की गई थी, स्पष्ट उल्लेख है ना, और तीनों सही हैं साहब इसके। तो कहने का मतलब है केंद्र सरकार की वो योजनाएं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनको भी आपको देखना होगा। पुनः जनगणना का सवाल पूछ लिया। अब यहां पूछा है कि राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है वो कितने प्रतिशत है? 13.5% जनसंख्या है शेड्यूल्ड ट्राइबल्स की। अब आपको यहां पर SC की जनसंख्या पता होनी चाहिए कि SC की जनसंख्या प्रतिशत में
कितनी है? कौन सा भारत का सर्वाधिक भारी रॉकेट है तथा बाहुबली, बहुत प्रसिद्ध फिल्म रही है बाहुबली, बाहुबली 2 के नाम से जाना जाता है, GSLV MK3। अब INS अरिहंत, ये आपके स्पेस है, डिफेंस है, डिफेंस रिलेटेड है INS अरिहंत, विमान वाहक युद्धपोत है, परमाणु पनडुब्बी है, क्या है? INS अरिहंत एक परमाणु पनडुब्बी है। इस पर विवाद भी हुआ था कि साहब अरिहंत जैन समाज से संबंधित नाम है और आपने एक पनडुब्बी का नाम जो है उसका नाम अरिहंत के रूप में रख दिया, ये भी कुछ विवाद चला था। पुस्तक 21 लेसन 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी के लेखक कौन है? सीधा सवाल पूछा गया है, युवाल नोहा हरारी। इनकी बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है होमोसेपियंस, कि भाई मानव का विकास किस प्रकार से हुआ होगा, ये है। और जहां तक मुझे ध्यान है इजराइल के ये लेखक हैं, बहुत शानदार लिखते हैं, होमोसेपियंस बहुत जबरदस्त किताब है। अगला आ जाता है भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है। अब उस समय भामाशाह चल रही थी तो उससे संबंधित सवाल पूछ लिए गए हैं, और सही जवाब है केवल ए सत्य है, बाकी ये सत्य नहीं है। क्योंकि भामाशाह योजना के माध्यम से सरकारी नहीं प्राइवेट में भी इलाज होता था। जैसे अभी चिरंजीवी है, चिरंजीवी योजना का लाभ आप सरकारी अस्पताल में भी ले सकते हैं, चिरंजीवी योजना का लाभ आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ले सकते हैं। अगला 2018 में से किसे पद्म विभूषण, अब ये भारत का शांति काल का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। अब सबसे बड़ा कौन सा है? भारत रत्न, उसके बाद क्या है? पद्म विभूषण, फिर कौन सा है? पद्म भूषण, फिर कौन सा है? पद्मश्री। अब जैसे नाम ही छोटा है पद्मश्री, समझने के लिए बता रहे हैं, तो ये छोटा है, फिर इससे बड़ा ये, फिर इससे बड़ा ये, भारत रत्न तो साहब शांति काल का सर्वोच्च पुरस्कार है ही। तो पद्म विभूषण कुल मिलाकर 5-7 लोगों को दिए जाते हैं, तो जब भी दिए जाएं उन 5-7 को याद कर लीजिए। और पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, इनमें से कोई राजस्थान के व्यक्ति को मिला है तो वो नाम याद होना चाहिए, वो व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है ये याद होना चाहिए, किस क्षेत्र के लिए मिला है ये भी याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो है वो यहाँ इसरो से संबंधित है। 28 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है, कब किया है? 1 अप्रैल 2019 को प्रक्षेपित किया था। अब ये जो बात है एक साथ 28 उपग्रहों को, एक समय वो था जब भारत विदेशों से क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी मांग रहा था और विदेशों ने हमें ठेंगा दिखा दिया, ये ठेंगा लाइक नहीं है, ये ठेंगा की थान तो कोंद्या में। और ये भारत के वैज्ञानिकों की प्रगाढ़ कर्मठता देखिए कि उन्होंने इसरो को उस ऊंचाई तक पहुंचाया कि कभी 28 उपग्रह और उसके बाद 36 उपग्रहों को भी एक साथ अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। और इन 36 उपग्रहों में से अधिकांश उपग्रह विदेशों के हैं। मतलब एक समय तो वो था जब दुनिया ने भारत को क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी देने के लिए मना कर दिया, और एक वो समय है कि अपना विमान जा रहा है अंतरिक्ष में, साहब थाको विमान तो जावे, 2 माह का भी ले जाओ नहीं ये उपग्रह, कोई कह रहा है 2 माह का भी ले जाओ। और ये नहीं है, जो विकसित देश हैं वो भी अपने उपग्रहों को इसरो को देते हैं कि साहब थाको विमान जा रहे, माह का भी ले जाओ, थे फीस ले आओ, बित्ती ले लिया, जो तो खर्चो उसी वो ले लिया। ये है इसरो ने भारतीय जो टेक्नोलॉजी है, भारतीय कर्मठता है, उसका डंका पूरी दुनिया में बजाया है। भारत के कुछ संस्थानों को यदि आप देखोगे जिसकी धाक पूरी दुनिया में है, उसमें इसरो का भी नाम प्रथम पंक्ति में है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब किस विमान से प्रक्षेपित किए गए? यहाँ प्रक्षेपण यान ये दिया है, और प्रक्षेपित किया गया किससे पूछा है? ये रहा PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-25। इससे यहां खेल का आ गया। अप्रैल 2019 में रेड बस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को। जामिया मिलिया इस्लामिया की प्रथम महिला कुलपति अप्रैल 2019 में कौन बनी? प्रोफेसर नजमा अख्तर। मुस्लिम समाज में महिलाओं को तुलनात्मक रूप से कम पढ़ने के अवसर मिलते हैं, और दिल्ली में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की कुलपति कोई महिला बनती है, और ऐसा पहली बार होता है
तो ये घटना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है इस दृष्टिकोण से कि वो मुस्लिम समाज जो महिलाओं को कम पढ़ने के अवसर वहाँ उपलब्ध हो पाते हैं, वहाँ की महिला अपनी क्षमता, अपनी मेहनत, अपने टैलेंट के बल पर एक विश्वविद्यालय की कुलपति के पद तक पहुंच जाती है। इसका मतलब है मुस्लिम समाज में धीरे धीरे अब जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनके पढ़ने के प्रति भी सकारात्मक माहौल बनने लगा है। ये संकेत देता है कि महिला सशक्तिकरण जो है वो हर वर्ग, हर धर्म को अपने अंदर समावेशित करने की ओर बढ़ रही है। इसलिए ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है। जनगणना 2011 पूछा है, महिला साक्षरता दर पूछी है, आरओई अर्थात बढ़ता क्रम, और कौन से राज्य दे दिए हैं और इन राज्यों में आपको बढ़ता क्रम लगाना है। अगला क्वेश्चन, किस साहित्यकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी 2018 प्राप्त किया? अनीस सलीम। इसका मतलब है जो राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार पहले हमें भी देखा था, व्यास सम्मान है, या राजस्थान के राज्य स्तर के जो पुरस्कार हैं वो भी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब ये सेंदाई फ्रेमवर्क है, बहुत महत्वपूर्ण है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, आपदा प्रबंधन या आपदा जोखिम उसमें कमी करने से संबंधित है। और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस दृष्टिकोण से कि सेंदाई फ्रेमवर्क के माध्यम से जो भी डिजास्टर है, जैसे अभी तुर्की में भूकंप आया, हजारों लोग मरे। बाकी मैं एक एग्जांपल देख रहा था, कौन सा देश था मुझे नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, वहां पर भी लगभग उतना ही भूकंप आया, लेकिन वहां पर जान और माल के कम नुकसान हुए। क्यों हुए? क्योंकि तुर्की ने जो भवनों का निर्माण किया उसमें भूकंप आपदा को ध्यान में रखकर निर्माण नहीं हुआ। जबकि कुछ देश ऐसे हैं, जैसे जापान जैसे देश हैं, जिन्होंने बहुत ही दूरदृष्टि रखते हुए अपने भवनों का निर्माण भूकंप जैसी आपदा यदि आ जाए तो उसमें कम से कम नुकसान हो, उसमें ध्यान में रखते हुए किया है। तो जो सेंदाई फ्रेमवर्क है ये आपदा जोखिम में किस प्रकार से कमी की जाए उससे संबंधित है। भारतीय नौसेना, अब ये रक्षा से संबंधित आ गया है, जलावतरित स्कॉर्पियन वर्ग की चौथी पनडुब्बी कौन सी है? आईएनएस वेला। बहुत बड़ी होती है साहब पनडुब्बी, ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा जहाज हो, बहुत बड़ी होती हैं पनडुब्बियां। अर्जुन पुरस्कार विजेता खिलाड़ी देखो और उनका खेल, यहाँ खिलाड़ी का नाम दे दिया, नीरज चोपड़ा कहाँ है, बॉक्सिंग का क्या है, और इनको सामने मिलाना है। इसका मतलब मैं कह चुका हूँ कि खिलाड़ी और उनका खेल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और उस खिलाड़ी ने कहाँ पर कोई मेडल जीता, कौन से मेडल जीता, गोल्ड जीता, सिल्वर जीता, ब्रॉन्ज जीता, राष्ट्रमंडल खेल होते हैं, एशियाड होते हैं, ओलंपिक होते हैं, पैरा ओलंपिक होते हैं, उसमें किस खिलाड़ी की क्या परफॉर्मेंस रही, ये भी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैव विविधता दिवस 2019 की थीम सीधी पूछी है, अवर बायोडाइवर्सिटी, अवर फूड, अवर हेल्थ। मतलब हमारी बायोडाइवर्सिटी जो जैव विविधता है वो हमारी क्या है, फूड हमारा भोजन, हमारा हेल्थ, इन तीनों को कोमा लगाया गया है, इन तीनों पर फोकस किया जाए। तो अंतिम चरण में है आज का वीडियो। राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला, अर्थात वह जिला जिसमें महिला साक्षरता सर्वाधिक है, कोटा। राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा कोविड-19 के कारण लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा प्रदान के हेतु शुरू किए गए कार्यक्रम का क्या नाम है? अब यहां जो सवाल पूछा है, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में पेंडेमिक, कोविड पेंडेमिक इस शब्द को भी शामिल कर लिया गया है, यहां इसलिए पूछा है। और ये कार्यक्रम था साहब स्माइल। कब शुरू हुआ था? 13 अप्रैल 2020 को। और किन विद्यालयों के लिए था? केवल सरकारी विद्यालयों के लिए। ये हम शैक्षिक प्रबंधन में देख चुके हैं। अब पुनः लॉकडाउन का सवाल आया है। श्रमिकों ने रोजगार खो दिया, उन्हें काम दिलाने सहायता करने के लिए, उद्योगों को श्रमिक उपलब्ध करवाने में मदद करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक पोर्टल प्रारंभ किया है और पोर्टल का नाम है राज कौशल पोर्टल। पेंडेमिक से संबंधित है।
मनरेगा योजना के तहत श्रम के संबंध में राजस्थान ने वर्ष जून जुलाई 2020 में कौन सा स्थान हासिल किया था? अब महत्वपूर्ण हो जाता है प्रथम स्थान हासिल किया है तो। पुस्तक बारीक बात के लेखक कौन है? रामस्वरूप किसान पुस्तक है, महत्वपूर्ण है, आपको पूछ लिया गया है। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? ये मारिके लुकास रिजनेवेल्ड। 2022 का जो पुरस्कार मिला है वो गीतांजलि श्री को मिला है। रेत समाधि उनकी पुस्तक है और पहली पुस्तक है जो मूल रूप से हिंदी में लिखी गई, लेकिन फिर उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ और फिर उसे बुकर पुरस्कार मिला। बहुत शानदार पुस्तक है। व्यक्ति एक कमरे में बंद है, वो क्या सोचता है बाहर के बारे में, बहुत जबरदस्त किताब है रेत समाधि गीतांजलि श्री की, कि उसका दृष्टिकोण क्या होता है। हम भी जीवन में कई बार ऐसे ही होते हैं कि हमारे हाथ या पैरों में बेड़ियां नहीं बांध रखी, लेकिन हमने अपनी समझ, अपनी मनोवृत्ति से अपने आप को बांध रखा है, अपने हाथों को, पैरों को, कहने के लिए कि हम जीवन में आगे बढ़ने से घबराते हैं और इस प्रकार से बिहेव करते हैं जैसे हमारे पैरों में बेड़ियां बंधी हुई हों, हाथों में जो हैं हथकड़ियाँ लगी हुई हों, और ये हमने अपनी सोच से ही लगाई हैं। ये भी एक सोचने का, देखने का दृष्टिकोण है, कोई दूसरा लगाने वाला नहीं है। यहाँ पूछ लिया गया, देखो पद्मश्री सम्मान राजस्थान के मुन्ना मास्टर, इसका संबंध किससे है? कला से है। अब कला में भी कौन सी कला, ये पूछा जा सकता है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट, सब बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है, भडला जोधपुर। अब इसकी मैं एक विशेषता बताता हूँ। राजस्थान में जो स्थापित ऊर्जा क्षमता है वो लगभग है 26,000 के आसपास, मैं अनुमान बता रहा हूँ, मेगावाट। इसका लगभग 10% ये है, लगभग 240 है या 2430 मेगावाट का ये सोलर प्लांट है। इसका मतलब है, इसकी इंपॉर्टेंस आप इससे देख सकते हो कि पूरे राजस्थान में, ये मैंने अनुमानित बताया है साहब, दोनों, कोई फैक्ट नहीं बता रहा हूं, मैंने अनुमान बता रहा हूं, लेकिन है इतना ही, क्योंकि मैं जब आर्थिक समीक्षा से सवाल बना रहा था विद्युत के, तब ये फैक्ट आया था। तो राजस्थान में जो स्थापित विद्युत क्षमता है मेगावाट की, उसका लगभग 10% केवल एक सोलर प्लांट कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसलिए यह सवाल इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। लोकसभा अध्यक्ष हैं साहब हमारे ओम बिरला, उन्होंने 1 मार्च 2020 को कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए सुपोषित मां अभियान की शुरुआत की। अब राजस्थान में कहां से की? कोटा से ही सांसद हैं लोकसभा में, तो कोटा से ही करिए साहब। संस्कृत शिक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया, एक ऐप प्रारंभ किया है, एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन का नाम क्या है? सही जवाब है देववाणी ऐप। तो ये सवाल था, ये आपके लिए ये क्लास है, शनिवार को आपके लिए उपलब्ध होगी। और मैं विनम्र आग्रह करूंगा इस बात के लिए कि प्लीज़ अपने माइंड को थोड़ा सा इसके लिए अनुकूल बनाइए कि पुराने वर्षों में किस किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं, सवालों का पूछने का कारण क्या रहा होगा, अब क्या क्या पूछा जा सकता है। नहीं तो आप क्या है कि किसी पर निर्भर हो जाते हैं, और निर्भर होने के लिए आपके पास एक बेहतर विकल्प शिक्षक ही होता है कि गुरुजी थे ही वो करा दो, और मान तो बस एक नौकरडी मिल जा, ठीक है, बाकी गुरुजी मैं कहीं क्षमता विकसित कर कर। प्लीज़ इस समझ से थोड़ा सा बाहर निकलिए। और अभी तो हमने शैक्षिक प्रबंधन के किए हैं, करंट के भी अभी 2022 वाले सवाल बाकी हैं, उनको भी आने वाले वीडियो में हम कवर करेंगे। और बाकी जो विषय हैं आपके स्कूल व्याख्याता के, उनको भी हम टॉपिक वाइज आपके लिए लेकर आएंगे। आप कमेंट के द्वारा जरूर बताइए आपको हमारा यह प्रयास कैसा लग रहा है। कोई सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस बड़े वीडियो को अंत तक देखने के लिए मैं संजय पाल शोरान आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।